ठीक हो सब लोग? अच्छे हैं आप सब लोग? आज की क्लास में हम बात करेंगे टीएस इलियट के एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसका नाम है संवेदनशीलता का असाहचर्य, यानी कि संवेदनशीलता का न होना। और संवेदनशीलता के न होने से काव्य उत्तम काव्य नहीं होता है। लेकिन संवेदनशीलता है क्या? टीएस इलियट संवेदनशीलता से क्या मायने रखते हैं और किस तरह से संवेदनशीलता को परिभाषित करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम समझ जाएंगे कि टीएस इलियट के शब्दों में या टीएस के इलियट के विचारों में संवेदनशीलता क्या है, तो हम यह भी समझेंगे कि संवेदनशीलता के असाहचर्य से उनका क्या मतलब होता है। असाहचर्य मतलब साथ न होना और साहचर्य मतलब साथ होना, ठीक है। लेकिन इससे पहले इसे समझना होगा कि संवेदनशीलता से उनका तात्पर्य क्या है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी कि सेंसिबिलिटी यानी कि संवेदनशीलता का डिस्कनेक्शन हो जाना संवेदनशीलता, ठीक है। चलिए, आप जानते हैं कि परंपरा वैयक्तिक प्रज्ञा की अवधारणा के अलावा वस्तुनिष्ठ सहसंबंध नामक उनका एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी क्रम में आज हम संवेदनशीलता के असाहचर्य नामक उनका जो सिद्धांत है उसे हम जानने की कोशिश करेंगे और इसकी अगली क्लास में हम उनके निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को समझेंगे, ठीक है। टीएस इलियट का मानना है कि महान कवि और महान कविता में चार महत्वपूर्ण तत्वों का सामंजस्य होता है, व्यवस्था होती है उनकी, या साहचर्य होता है। ये चार महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या है? भाव और विचार, ठीक है। दूसरा है बौद्धिकता और भावुकता। भाव और विचार, बौद्धिकता और भावुकता लगभग एक बात है। तीसरी बात वो कहते हैं कि परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा, और चौथी बात वो कहते हैं कि समकालीनता और शाश्वतता। इन चार तत्वों का सामंजस्य कविता में यदि हो या कवि के पास वो अभूतपूर्व क्षमता हो, प्रतिभा हो, जो भाव और विचार का, बौद्धिकता और भावुकता का, परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा का, और साथ ही साथ समसामयिकता और परंपरा का अपनी कविताओं में संतुलन स्थापित कर सके, तो ऐसा काव्य क्या होता है? महान काव्य होता है। कहने का भाव यह है कि इलियट कवि की जो दृष्टि है, कवि का जो विजन है, उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए ये प्रतिपादित करते हैं कि अगर किसी कविता में, जैसे पहला तत्व कहते हैं भाव और विचार, कि अगर किसी कविता में या किसी रचना में भाव अधिक हो जाए, भाव का अतिरेक हो जाए और विचार का संतुलन ना हो पाए, तो भी वो महान कविता नहीं हो पाएगी। किसी कविता में विचार ही विचार हो, भाव दिखाई न दे, तो भी वो महान कविता नहीं हो पाएगी। उसी तरह से वैयक्तिक प्रज्ञा यानी कि कवि की अपनी जो व्यक्तिगत प्रतिभा है, वह तभी आगे बढ़ पाती है या महान काव्य की रचना कर पाती है जब वह परंपरा से जुड़ जाए। वैयक्तिक प्रज्ञा और परंपरा नामक सिद्धांत में इस बारे में मैं आपसे विस्तार से बातचीत कर चुका हूं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि कवि जो है वह इस तरह से रचना करे कि समकालीनता का भी संदर्भ वहां आए और शाश्वतता का, यानी कि उस समकालीनता को इस तरह से वह प्रस्तुत करे कि उसमें शाश्वतता हो, यानी कि वो हर समय, हर देश, हर काल और परिस्थिति में उस साहित्य को क्या किया जा सके? पढ़ा जा सके, समझा जा सके। ऐसे साहित्य को महान साहित्य मानते हैं और ऐसे कवि को भी वो महान कवि मानते हैं, ठीक है। उनका कहना है कि इनमें से कोई भी एक पक्ष यदि कमजोर हो जाता है तो काव्य का स्वाद घटित हो जाएगा या काव्य महान काव्य नहीं बन पाएगा। अब यहां एक बात देखें कि वो कहते हैं भावुकता और विचार, भाव और विचार, इसे हमें समझना है। भाव और विचार सामान्य जनजीवन में भी, या हम आप अपनी जिंदगी में भी मानते हैं कि भाव का जो संबंध है वह हृदय से है और विचार का संबंध हमारे मस्तिष्क से है, हमारे सोचने से है। मानते हैं ना हम? कई सारे उदाहरण हमारे सामान्य जीवन में पड़े हुए हैं जो इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि इमोशन का रिश्ता दिल से है और थॉट का रिश्ता दिमाग से है। जैसे कभी कोई भावुक बात हो जाए, किसी का मन टूट जाए किसी बात से, तो क्या कहते हैं कि दिल टूट गया है उसका। ये नहीं कहते हैं कि मस्तिष्क टूट गया, क्या कहते हैं? दिल टूट गया। या उसको सांत्वना देते हुए कहते हैं कि दिल छोटा मत करो, ठीक है ना, दिल को संभालो, खुद को संभालो। यानी कि हम ये कहते हैं कि जो हमारे इमोशन है उसका रिश्ता हम दिल से या हृदय से मानते हैं, जबकि विचार का रिश्ता हम मस्तिष्क से मानते हैं।
जैसे कि अगर कोई हम खराब बात या अटपटी बात कहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहता है, सोच समझ कर बोला करो, ठीक से बोला करो, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, कहते हैं ना। यानी कि हमारे मन में जो विचार आते हैं उसका संबंध हम मस्तिष्क से जोड़ते हैं, बुद्धि से जोड़ते हैं, विवेक से जोड़ते हैं, और हमारे जो इमोशंस होते हैं, जो भाव होते हैं, उसका रिश्ता हम किससे जोड़ते हैं, दिल से जोड़ते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इसीलिए कई बार हम आपस में कहते हैं कि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं, है कि नहीं है, ये द्वंद्व है कि नहीं है। टी.एस. इलियट कहते हैं ना बाबा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि एक कवि, एक लेखक, एक जो साहित्यकार होता है, उसके लिए दिल अलग और दिमाग अलग जैसी बात नहीं होती है। वो कहते हैं कि विचार और भाव उसके लिए एक समान होते हैं। आई बात समझ में। कहते हैं टी.एस. इलियट कि कवि का व्यक्तित्व चूंकि सृजनात्मक व्यक्तित्व होता है, क्रिएटिव व्यक्तित्व होता है, तो वो जो क्रिएटिव व्यक्तित्व होता है, ठीक है ना, तो उस क्रिएटिव व्यक्तित्व में भाव और विचार, हृदय और मस्तिष्क परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं, मिले होते हैं, परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब एक बात यह भी है कि वैसे तो हम कह देते हैं कि दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, लेकिन आप गहराई से सोचे तो ये फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको फर्क करना हो कि ये दिल बोल रहा है कि ये दिमाग बोल रहा है, तो बोल तो भीतर ही रहा है, हमारे भीतर ही बोल रहा है, तो अब अभी दिल बोल रहा है, अभी दिमाग बोल रहा है, क्योंकि विचार तो चलते रहते हैं ना। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि दिल से सोचना, दिल से निर्णय लेना, तो दिल से निर्णय लेना या दिल से सोचने का मतलब है कि भावुक पक्ष को ज्यादा तवज्जो देना, और दिमाग से सोचने का मतलब यह हो सकता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सोचना, क्या सही है, क्या गलत है, क्या फायदेमंद है और क्या नुकसानदेह है, ये सोचना। तो टी.एस. इलियट इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, किस अर्थ में, कवि के अर्थ में, और उनका कहना है कि एक कवि या लेखक जो होता है उसका हृदय पक्ष यानी कि भाव पक्ष और विचार पक्ष सबका एक दूसरे से आपस में क्या होता है, सामंजस्य होता है। ठीक है ना। और इलियट जो है वह भाव और विचार को साहचर्य मानते हैं। अ को हटा दीजिए तो क्या बचा, साहचर्य, यानी कि भाव और विचार को वो साहचर्य मानते हैं, साथ साथ मानते हैं, और उनका मानना है। अब देखिए संवेदनशीलता के बारे में वो क्या कहते हैं। संवेदनशीलता के बारे में कहते हैं कि उनका कहना है कि संवेदनशीलता न तो सिर्फ भाव है और न तो सिर्फ विचार है। उनका कहना है कि यह दोनों का एकीभूत या सम्मिलित रूप है, अर्थात यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, यानी कि भाव और विचार दोनों एक साथ मिलकर संतुलित होकर जो तत्व पैदा करते हैं उसी तत्व को हम क्या कहते हैं, संवेदनशीलता कहते हैं। यानी कि अगर भाव है और विचार नहीं है तो भी संवेदनशीलता नहीं है, यदि सिर्फ विचार है और भाव नहीं है तो भी संवेदनशीलता नहीं है, भाव अधिक है विचार कम है तो भी संवेदनशीलता नहीं है, विचार अधिक भाव कम तो भी संवेदनशीलता नहीं है। संवेदनशीलता कब है, जब भाव और विचार इस तरह से मिल जाएं, इस तरह से सम्मिश्रित हो जाएं कि दोनों में फर्क करना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, कठिन हो जाए, एकीकृत हो जाए, एकीभूत हो जाए, यूनिफाइड हो जाए। इसको उन्होंने कहा संवेदनशीलता। और इसी संवेदनशीलता का असाहचर्य, यानी कि अगर ये जो भाव और विचार का जो साथ है, आपसी गहरा रिश्ता है, इस तरह का रिश्ता कि पानी में नमक घुल गया हो और पहचान पाना मुश्किल हो, पानी में चीनी घुल जाए और उसे पहचान पाना मुश्किल हो जाए। कहते हैं कि इसी संवेदनशीलता का यानी कि न होना, भाव और विचार का संतुलित न होना कविता में दीवार पैदा करता है, कविता को बहुत अच्छा कविता बना पाने में कामयाबी नहीं मिल पाती है। ये जो बात है, जब भाव और विचार में दरार पड़ जाती है तो काव्य महान नहीं बन पाता है, यही बात कहना चाहते हैं टी.एस. इलियट। और इसी भाव और विचार में जो दरार पड़ जाता है, जो असंतुलन हो जाता है, इसी असंतुलन को संवेदनशीलता का असाहचर्य कहा जाता है। लेकिन अब आपसे पूछूं, भाव और विचार का संतुलन हो जाए, संवेदनशीलता आ जाए, तो वहां से क्या हट जाएगा, कौन सा वर्ण हटेगा, हट जाएगा, यानी कि भाव और विचार का साहचर्य हो जाएगा। और इसी को इलियट कहते हैं कि इसी साहचर्य से महान काव्य का जन्म होता है या महान कवि
इसी प्रतिभा का सहारा लेकर कविता की रचना करते हैं। यही है संवेदनशीलता का असाहचर्य। ठीक है, अब इसके पीछे की भूमिका क्या थी? इलियट का कहना है कि 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पहले में भाव और विचार का साहचर्य देखने को मिलता है, जिसकी परिणति वो बताते हैं कि शेक्सपियर के जो महान नाटक हुए, महान लेख हुए, महान रचनाएं हुई शेक्सपियर की, उसमें संवेदनशीलता देखी जाती है, यानी कि भाव और विचार का साहचर्य देखने को मिलता है। भाव और विचार का ऐसा खूबसूरत और मणिकांचन संयोग देखने को मिलता है शेक्सपियर की रचनाओं में कि वो उनकी रचनाएं महान और कालजयी होती हैं। लेकिन उनका आगे कहना है कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो अंग्रेजी साहित्य आया, उस अंग्रेजी साहित्य में दो धाराएं प्रायः देखने को मिलती है। एक अभिजात्यवादी काव्यधारा, अभिजात्यवादी काव्यधारा ने वैज्ञानिक चिंतन और विचार को बहुत अधिक महत्व दिया। फलस्वरूप क्या हुआ? कविताओं में अधिक वैज्ञानिक सोच और विचार ही विचार देखने को मिलते हैं। दूसरी धारा दिखाई देती है स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के कवियों की। वर्ड्सवर्थ जैसे कवि आते हैं जो कहते हैं पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो और पावरफुल फीलिंग्स, यानी कि वो भाव ही भाव को महत्व देते हैं। वर्ड्सवर्थ यह भी कहते हैं कि विचार अगर कविता में है तो उस कविता को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। कविता तो भावों की भावभूमि पे पैदा होती है। तो टी.एस. इलियट दो चीजें देख रहे हैं, एक अभिजात्यवादी क्लासिकल पोएट्री जहां विचारों को अधिक प्रधानता दी जा रही है, और दूसरा स्वच्छंदतावादी काव्यधारा जहां भावों को अधिक प्रधानता दी जा रही है। इसी निमित्त उनका विचार निकल करके आता है और वो कहते हैं कि कोई भी कविता या कोई भी साहित्य महान तभी साहित्य बन सकता है, कविता महान तभी हो सकती है जब उसमें संवेदनशीलता का क्या हो? साहचर्य हो। अगर वो खंडित हो रहा है तो वह क्या हो जाएगा? संवेदनशीलता का असाहचर्य हो जाएगा, और ऐसे साहित्य और ऐसी कविता को वो महान कविता की श्रेणी से निकालने की बात करते हैं। और जो संवेदनशीलता का साहचर्य है उसे वो एकीभूत संवेदनशीलता भी कहा जा सकता है। एकीभूत संवेदनशीलता यानी कि यूनिफाइड सेंसिबिलिटी, जहां पे भाव और विचारों का सम्मिश्रण हो गया है, संगुम्फन हो गया है, और दोनों को पृथक कर पाना क्या है? मुश्किल है। ठीक है ना। अब देखें कि अब समस्या क्या है यहाँ पे, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए। अब बात यह है कि एक व्यक्ति के जीवन में भी आप देखें, या एक साहित्यकार के जीवन में भी देखें, या एक साहित्यकार की रचना में भी आप देखें, तो हर समय भाव और विचार का संतुलन कर पाना आसान काम नहीं होता है। ये मुश्किल काम है। महान से महान प्रतिभाशाली कवि भी हर बार इस साहचर्य को अपनी कविता या रचना में ढाल पाने में समर्थ नहीं हो सकेगा। अब हिंदी साहित्य का उदाहरण ले लीजिए, तो हिंदी साहित्य का आप उदाहरण लेंगे तो आप याद करिए द्विवेदी युग, विचार प्रधान कविताएं हैं, है कि नहीं है? नैतिक मूल्यों की बात हो रही है, परंपराओं की बात हो रही है, एक तरह से आदर्श की बात हो रही है, लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की जाए, तो वहां क्या है? विचार की प्रधानता है। आगे आप छायावाद में बढ़ते हैं तो वहां भाव की प्रधानता है। ठीक है। उसी प्रकार आप तुलसीदास के काव्य को देखें तो तुलसीदास का काव्य एकीभूत संवेदनशीलता का सबसे उत्तमोत्तम उदाहरण है हिंदी साहित्य के काव्य में, जहां भाव और विचार इस तरह से मिल गए हैं कि ये पृथक कर पाना बहुत मुश्किल है कि भाव की प्रधानता है या विचार की प्रधानता है। जबकि आप सूर के यहां जाएंगे तो वहां भाव की प्रधानता मिलेगी, मीरा के यहां आप जाएंगे तो वहां भी भाव की प्रधानता मिलेगी, कबीर के काव्य को देखेंगे तो वहां विचार की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं कबीर के काव्य में भाव नहीं है, लेकिन ज्यादातर की जब आप बात करें तो वहां विचार प्रधान कविताएं देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ एक कवि की सारी रचनाएं एक जैसी नहीं होती हैं। किसी एक काव्य में या किसी एक उपन्यास या एक नाटक में संभव है कि वह भाव और विचार का बहुत शानदार संतुलन कर पाए, एकीभूत यूनिफाइड सेंसिबिलिटी पैदा कर सके और महान काव्य का सृजन वो कर देता है, लेकिन अगली रचना में भी यही बात दोहरा सके ऐसा संभव नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि महान से महान प्रतिभाशाली कवि भी संवेदनशीलता के साहचर्य यानी कि एकीभूत संवेदनशीलता, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी को हर बार अपनी कविता में ढाल पाए, यह संभव नहीं है। और इसका मूल्यांकन किसी एक देश काल या किसी एक विषय के साहित्य में ऐसा नहीं है। दुनिया भर के साहित्य में आप देखें तो महान से महान साहित्यकारों की हर रचना में एकीभूत संवेदनशीलता देखने को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर यह अपने आप में एक कठिन पैमाना है, यह एक
बड़ा पैमाना है, हाई लेवल का पैमाना है, और जिस पैमाने पे अगर कोई कवि या साहित्यकार उतरता है तो वह महान किस्म की रचना दुनिया के सामने प्रस्तुत कर पाता है। जहां तक संवेदनशीलता के असाहचर्य का प्रभाव टीएस इलियट पे कैसे पड़ा, इस संबंध में एक फ्रांसीसी कवि और आलोचक हुए, उनका नाम था रेमी द गुर्मो। रेमी द गुर्मो का बड़ा आभार व्यक्त किया है टीएस इलियट ने, क्योंकि रेमी द गुर्मो ने एक व्यक्ति के बारे में यह विचार प्रस्तुत किया था कि एक व्यक्ति में कैसे भाव और विचार का क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। आप महादेवी वर्मा के संस्मरणों में आप देख सकते हैं कि वहां बहुत संतुलन है भाव और विचार का। ऐसा लगता है कि उनके संस्मरणों को पढ़ते हुए, उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए हम एक जीवन समाज का हिस्सा बन रहे हैं, और लोक जीवन की या एक खूबसूरत जीवन की जो खनखनाती हुई ताजगी है, वह शब्दों से गुजर कर सीधे हमारे भीतर क्या करती है, प्रवेश करती है। तो रोमी द गुर्मो जो हुए उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन रोमी द गुर्मो जो फ्रांसीसी आलोचक और कवि हुए, उन्होंने एक व्यक्ति के संदर्भ में ये संवेदनशीलता के असाहचर्य का सिद्धांत दिया था। लेकिन टीएस इलियट ने इस सिद्धांत को संपूर्ण अंग्रेजी साहित्य पे क्या कर दिया, लागू किया, और संपूर्ण अंग्रेजी साहित्य को संवेदनशीलता के असाहचर्य के आलोक में देखने की कोशिश की, और बताया कि जहां जहां संवेदनशीलता का, सेंसिबिलिटी का डिसोसिएशन होगा, असाहचर्य होगा, वहां महान कविता उत्पन्न नहीं होगी, और जहां जहां संवेदनशीलता का साहचर्य होगा, यानी कि एकीभूत यूनिफाइड सेंसिबिलिटी होगी, वहां वहां महान कविता का सृजन हो सकेगा। यही इस सिद्धांत का मत है, और इस सिद्धांत के अंतर्गत टीएस इलियट यही बात कहना चाहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, रोक दीजिए, हो गई क्लास।